This is Aparna, and I welcome you all in my channel that is Effective Learning. Here I will share my knowledge of civil engineering. Every student who is pursuing civil engineering or preparing for any of the competitive exam, or any person who want to know what civil engineering is all about. So I welcome you all in this. First of all, we'll start from geotechnical engineering, and it is one of the subjects which contain large of weightage in every competitive examination. So let's get started. So in this, first of all, I will tell about the soil and its index property. So, and I will teach in both the language, in English and in Hindi. It will be mixed. So, first of all, we'll see the formation of soil, that is how soil is being prepared. So, we'll see first preparation of soil. And preparation of soil. How soil is prepared. This process is important because further we will see the classification of soil. So to understand that, we have to see this first. So we know a process called volcano eruption. So हम ये देखेंगे कि कोई भी volcano कैसे erupt होता है, how it is erupted. So when we see the structure of earth, it is divided into mainly three parts: crust, mantle and core. This is crust, this is mantle and this is core. I am not writing whole of the thing because these terms are not important, process is important. ठीक है? So हमको पता है कि कोर का जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है. इसके कारण यहाँ का जो भी मटेरियल होता है वो मोल्टन फॉर्म में होता है. यहाँ के प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होने से ये जो मटेरियल है ये यहाँ से बाहर इरप्ट होके आता है. जब ये बाहर निकलता है तो कुछ पोर्शन मेंटल में ही रह जाता है, उसको हम बोलते हैं मैग्मा. ये हमारा मेंटल है, ये वाला पोर्शन मेंटल है. यहाँ पे अगर वॉल्केनो इरप्ट हुआ और कुछ मटेरियल यहाँ पे ही रह गया, उसको हम बोलेंगे मैग्मा. और कुछ पोर्शन बाहर निकल के आ गया, लावा में आ गया, क्रस्ट में आ गया, तो उसको हम बोलेंगे लावा. अब ये लावा हमारे काम की चीज है. ये लावा टाइम के साथ सॉलिडिफाई होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर कंपेरेटिवली कम होता है. सॉलिडिफाई होके ये वहां धीरे धीरे चलने लगता है. अब ये जो मटेरियल है लावा, इसमें डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस होती हैं. तो हम उसको सिविल इंजीनियरिंग में बोलते हैं वेदरिंग. इस मटेरियल में वेदरिंग होगी. फिर वो वेदरिंग इस मटेरियल को थोड़े सिमिलर फॉर्म में डिवाइड करके, और वो सिंपलर फॉर्म में डिवाइड हो गया मतलब वो लाइट हो गया. उससे क्या होगा कि ये जो मटेरियल है अब यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी. ठीक है? इसलिए जो सॉइल होती है मेनली हम ये बोलते हैं कि सॉइल दो प्रकार की होती है. एक रेसिडुअल सॉइल होती है और एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है. रेसिडुअल सॉइल मतलब कि यहाँ के मटेरियल का यहाँ पे ही पूरा वेदरिंग हुआ, पूरा वो सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ और वो वहीं रह गया, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, तो उसको हम बोलते हैं कि वो है रेसिडुअल सॉइल. और अगर वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो गया तो उसको हम बोलेंगे कि वो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ठीक है? अब यहाँ पे जो वेदरिंग हो रही है उसमें डिफरेंट एजेंसीज काम करती हैं, है ना. यहाँ पे एजेंसीज को हम बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो मतलब वाटर हो सकता है कि वो आइस हो सकता है कि वो ग्रेविटेशन, इतना लाइट हो गया कि वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही अपनी जगह से चला गया. फिर कुछ केमिकल प्रोसेस भी होती हैं जो वेदरिंग में पार्टिसिपेट करती हैं. जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है. जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कारण यहाँ का अगेन जो मटेरियल है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और वो सॉइल बन जाता है. तो इस तरह द सॉइल इज फॉर्म्ड. ठीक है? इसके बाद ये प्रोसेस को समझने के लिए, दिस प्रोसेस इज नॉट इम्पोर्टेंट. ये क्या हो गया, एक आपका बेसिक
तैयार हो गया कि सॉइल कैसे बनती है ना। अब ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है, टाइप्स ऑफ रॉक वगैरह जो है, या जो लावा जो रॉक में कन्वर्ट हुआ, ये रॉक जो है वो बिल्डिंग मटेरियल है, तो वो हम बिल्डिंग मटेरियल पढ़ेंगे, बट ये एक बेस क्रिएट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसको समझते हुए हम यहाँ आते हैं कि जो सॉइल है अपना, उसको हम क्लासीफाई कैसे करेंगे इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप ये टेबल देख रहे हैं, ये टेबल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये टेबल में से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्रेन साइज के बेसिस पे हमने सॉइल को 5 टाइप्स में डिवाइड किया है ना। कोबल्स होता है, ग्रेवल होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है एंड क्ले होता है। तो इसको हमने किसके बेसिस में डिवाइड किया है, उसके ग्रेन साइज के बेसिस में डिवाइड किया है। तो कोबल का जो साइज होता है वो 80 से 300 mm का होता है। देन ग्रेवल का होता है 4.75 mm से 80 mm का। सैंड का होता है 0.075 mm से 4.75 mm का। सिल्ट का होता है 0.002 mm से 0.075 mm। और जो हमारी सबसे फाइनल पार्टिकल की जो सॉइल होती है, जिसको हम क्ले सॉइल बोलते हैं, वो 0.002 mm से भी कम का होता है, ठीक है। तो ये साइज एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन नॉन इम्पोर्टेंट है। फिर ओरिजिन की बेस पे, अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे ही यहाँ पे लावा हुआ वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो या तो सॉइल वहीं बन जा रही है या तो ट्रांसपोर्ट होकर बन रही है ना। तो ओरिजिन के बेसिस में कितने हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉइल, रेसिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, है ना। तो आप समझ गए हैं कि होती क्या है ना। ऑब्जेक्टिव में अगर आता भी है कि द सॉइल विच इज फॉर्म at the time of volcanic eruption at its original place, so it is called residual soil. And the soil which is transported from its original place to any other place, so the soil is called transported soil. So here the key word in both the soil is at that place is residual soil, and place it is transported to other place, so it is called transported soil. So keyword आप समझ गए हैं, अगर आता भी है तो you have to take it out, ठीक है। Then further comes the classification of transported soil. So transported soil के types हैं further ये alluvial soil, lacustrine soil, marine soil, alluvial soil, keolite, colluvial soil and glacial soil. Colluvial soil and glacial soil. So these are also important. Alluvial soil किसको बोलेंगे हम, जो soil running water के साथ बह के आई। तो here the agency is running water, है ना। Then comes the lacustrine soil. L for lacustrine, L for still lake. So the soil which is deposited at the still lake, है ना, ये हमको लेक में मिलेगी, तालाब के साइड में मिलेगी, तालाब के नीचे जमी हुई मिलेगी, उसको हम lacustrine बोलेंगे। आपको L से lacustrine, L से lake. Then comes the marine soil. कोई भी चीज हम बोलते हैं एक्वाटिक होती है, मैराइन कौन सी होती है, सी वाटर, सी वाले एरिया को अपन क्या मैराइन बोलते हैं। तो सी वाटर से जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, एओलाइन, ए फॉर एयर और विंड, है ना। देन कम्स द कोलुवियल सॉइल, सो इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है। देन ग्लेशियर सॉइल, है ना। व्हाट इज ग्लेशियर, इट इज आइस। सो जो सॉइल आइस के थ्रू बन रही है उसको हम बोलेंगे ग्लेशियर सॉइल, ठीक है। सो ये हो गया सॉइल का क्लासिफिकेशन इन ग्रेन साइज एंड ओरिजिन साइज। सो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मतलब धीरे धीरे रीडिंग करेंगे तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। अब हम आते हैं एक दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको हम बोल रहे हैं इंडेक्स प्रॉपर्टी। सो इंडेक्स प्रॉपर्टी भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्टली। सेकेंडली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नॉलेज आपको आगे तक काम आएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़िएगा। ये तो आपका थ्योरेटिकल हो गया, आपको याद करना है, ये थोड़ी समझने वाली चीजें, ठीक है। सो हम अब पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टीज, है ना। चलिए
अब नाम से समझ में आ रहा है इंडेक्स। हम किसी भी बुक का इंडेक्स देखते हैं तो उसको हम वो इंडेक्स देखने से हमको ये समझ में आ जाता है कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और हम इंडेक्स देख के डिसाइड कर लेते हैं कि वो बुक हमारे काम की है कि नहीं है। सेम एज सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हमें सॉइल के बारे में जानकारी हो जाएगी। अच्छा, हम जियोटेक्निकल या सिविल इंजीनियरिंग में हम ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम सॉइल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। सो जब हम किसी भी साइट में या फिर कहीं पे भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन किसके बेसिस पे करते हैं कि वहां का सॉइल है वो किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अगर हमें सॉइल के बारे में पता हो तो हम कंस्ट्रक्शन और अच्छे से करेंगे, इसलिए हम सॉइल को पढ़ते हैं, है ना, और इसीलिए हम उसमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या हो गई, ये प्रॉपर्टीज हमको ये बताते हैं कि सॉइल का टाइप कैसा है, सॉइल को हम कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब हमको सॉइल से एक इंट्रोडक्शन कराती है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी में, सबसे पहले हम देखेंगे वाटर कंटेंट, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें वाटर कंटेंट। सो वाटर कंटेंट कितना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या है वाटर कंटेंट। सो एज द नेम सेज वाटर कंटेंट, so this particular property tells about the percentage of water in the soil, है ना। So it is denoted by a term called omega and it is equal to weight of soil, weight of water, weight of water upon weight of solid, weight of water upon weight of solid, and as I said it is expressed in percentage, so 100। ठीक है, अब किसी भी सॉइल में अपन पानी का वेट कैसे निकालेंगे, तो हम एक साइड पे गए, वहां से सॉइल को ले आए, उसको हम वे करके उसका वेट ले लिया और उसको हमने नाम दिया W1, ना, वेट ऑफ द सॉइल, वेट ऑफ सॉइल। फिर हमने उसको ओवन ड्राई किया फॉर 24 आवर्स, अब वेट लिया तो ये हो गया वेट ऑफ ड्राइड सॉइल, ना, ये हो गया वेट ऑफ ड्राइड सॉइल। सो वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ ड्राइड सॉइल दोनों को माइनस करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर सॉइल में वेट ऑफ वाटर कितना है। फिर कम्स दी वेट ऑफ सॉइल। अब ड्राई होने के बाद जो सॉइल बचेगा उसमें मोस्टली क्या बचेगा, सॉलिड बचेगा। ठीक है, तो उससे इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे पैरामीटर्स को, तो हमें वाटर कंटेंट मिल जाएगा, दैट इज वेट ऑफ वाटर कंटेंट मिल जाएगा इन परसेंटेज। ठीक है, अब हम लिमिट्स देखेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो लिमिट्स की बात करें, सो अगर पूरा भरा हुआ है, चलो ऐसे स्टार्ट करते हैं, अगर वेट ऑफ वाटर मतलब अगर सॉइल पूरी ड्राई है ना, सॉइल में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 0, है ना। अगर वेट ऑफ वाटर 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो उसकी लिमिट हो गई, लोअर लिमिट हो गई 0। ठीक है, और वेट ऑफ वाटर डिपेंड करेगा कि सॉइल में पोर्स कितने हैं ना, पोरोसिटी कितनी है, वो कितने पानी को होल्ड करके रख सकता है, इसलिए इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होगी। तो 0 to नो अपर लिमिट, है ना, कितनी भी हो सकती है, 0 to नो अपर लिमिट। ठीक है, अब इसको समझने से पहले अगर मैं आपको सॉइल की 3 फेज सिस्टम समझा दूं तो शायद और अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको पहले वो समझा दूं।
phase system. सॉइल का एक और क्लासिफिकेशन बचा है, केमिकली वेदर्ड सॉइल, जो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि एकदम से पढ़ाऊंगी तो आप थोड़ा शायद कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम वो कल पढ़ेंगे, तो आपको भी सही रहेगा पढ़ने में और मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अभी 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल। 3, ये वाला फेज है, FASE, फेज system of soil, 3 phase system of soil. So हम soil का एक डायग्राम बनाएंगे, सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। ये पोर्शन है सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे ये है वॉइड्स। अब कुछ मैंने पढ़ा है वाटर, ठीक है, तो हम ये समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जो सॉइल होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर हम किसी बोल में सॉइल लेंगे तो उस सॉइल में ये तीनों चीजें होंगी, कुछ सॉलिड्स होंगे, कुछ वॉइड्स होंगे। वॉइड्स मतलब कि छोटे छोटे जो स्पेस होती है उनको वॉइड्स कहते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे हमारे फेस में या फिर हमारे स्किन में छोटे छोटे कुछ पोर्स होते हैं ना, कुछ जगह होती है, तो उनको हम बोलते हैं वॉइड्स। तो वैसे वैसे ही सॉइल में भी वॉइड्स होते हैं। तो वो वॉइड्स एयर से भरे हुए होते हैं या तो वाटर से भरे हुए होते हैं। ठीक है, अगर सॉइल पूरी सैचुरेटेड है मतलब उसमें पूरा पानी है, तो उसमें यहाँ एयर की जगह भी पानी आएगा। अगर सॉइल ड्राई है, उसमें पानी नहीं है, तो यहाँ वाटर के प्लेस पे एयर आएगा। तो उस केस में दो चीजें बस होंगी, या सॉलिड तो होगा ही, या तो कंप्लीटली वाटर होगा या तो कंप्लीटली एयर होगा। इसके कारण ये जो 3 फेज सिस्टम है वो 2 फेज सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये सॉलिड हुआ और ये वाटर हो गया, तो ये वाला 2 फेज सिस्टम जो है ये कहलाएगा सैचुरेटेड सॉइल। और यहाँ पे ये पूरा वाटर है, नहीं ये यहाँ पे सॉरी ये पूरा एयर है और यहाँ पे ये सॉलिड है, तो ये हो जाएगा ड्राई सॉइल, है ना। पानी नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो ड्राई सॉइल। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये वॉइड्स है। ठीक है, अब जब हम इसमें वॉल्यूम और वेट की बात करते हैं तो वेट ऑफ एयर हमेशा हम 0 लेते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे आसपास जो एयर है अगर उसका वेट होता तो हमें हमेशा यहाँ पे प्रेशर फील होता, वो फील नहीं होता है, इसलिए वेट ऑफ एयर इज ऑलवेज 0। वेट ऑफ एयर इज ऑलवेज 0, बट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नॉट इक्वल टू 0। वॉल्यूम ऑफ एयर 0 नहीं होता, वेट ऑफ एयर हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, इसलिए वेट ऑफ वाटर हमने क्या लिया है, मतलब अगर पानी पूरा नहीं है, मतलब सॉइल अगर ड्राई है, वेट ऑफ वाटर 0 है, तो इसलिए उसकी जो लोअर लिमिट है वो 0 होगी और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट। देन सेकेंड कम्स द वॉइड रेशियो।
void ratio. void जैसे कि मैंने अभी ये वाला डायग्राम में बताया कि ये voids होते हैं ना, pores होते हैं, स्पेस होती है. तो ये पर्टिकुलर इंडेक्स प्रॉपर्टी जो void ratio है वो हमें ये बताती है कि उस सॉइल में डेंसनेस कितनी है. अब डेंसनेस कैसे बताएगी? अगर कोई सॉइल है, हमने सॉइल लिया है, उसमें voids है. अब अगर उसमें ज्यादा voids हैं एंड हम उनको कॉम्पैक्ट करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सॉइल धीरे 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 कॉम्पैक्ट होने लगेगी, ठोस होने लगेगी. तो जितना ज्यादा void होगा वो उतनी ज्यादा डेंस हो सकती है, क्योंकि उतने ज्यादा voids हट के वो डेंस हो जाएगा. इसलिए ये बताती है, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बताती है कि वो जो सॉइल है वो कितनी कॉम्पैक्ट हो सकती है ना, वो कितनी डेंस हो सकती है. तो it tell about the denseness of the soil in respect of solid, क्योंकि इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ void अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो यहाँ पे आएंगे अपन कि ये वाला पर्टिकुलर वॉल्यूम कितना है इन रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. इन दोनों का रेशियो हमको बताता है कि वॉल्यूम की वॉइड रेशियो कितना है. अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा सॉइल है. अगर ये वॉइड इतने ना होते, इतने होते, हम फिर इसको धीरे धीरे कॉम्पैक्ट करते हैं, है ना. तो ये वॉइड खत्म होते जाते और ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाता सॉलिड में. जैसे कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बबल्स होते हैं जो सोप बबल्स होते हैं, ठीक है. जब सोप बबल्स एयर में होते हैं और उनको हम पिन कर देते हैं तो वो फूट जाते हैं. तो सेम ऐसे इसके जो वॉइड्स हैं उनको अगर हम हैमर से हैमरिंग कर देंगे तो वैसे वो फूट जाते हैं और पूरा सॉलिड हो जाते हैं. बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ये पूरे वॉइड्स हट जाए, है ना. ऐसा कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे वॉइड्स हट जाएं और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए. तो कुछ ना कुछ पोर्शन में वॉइड्स होते ही हैं. The ideally will not say that 100% compaction is possible, है ना. वो एक आइडियल केस है. In real it is not possible. So void ratio, volume of void upon volume of solid, and it is denoted by a term called E is equals to volume void upon volume of solid. ये इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. अब चलिए इसकी अपर लिमिट देखते हैं, लोअर लिमिट देखते हैं. लिमिट is equals to, अब जैसे कि मैंने बोला कि void प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि पूरे voids खत्म हो जाए, है ना, पूरे voids हट जाए. इसलिए हम ये बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ void इज नॉट इक्वल टू 0. सो इसकी लोअर लिमिट जो होगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ना. 2. अगेन voids बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, क्योंकि पानी की कोई लिमिट नहीं हो रही. सेम ऐसे पानी कहाँ पे जाके फिल हो रहा है, voids में फिल हो रहा है. इसलिए जो voids है, वॉल्यूम ऑफ voids है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं होगी. तो नो अपर लिमिट, ठीक है. देन थर्ड कम्स पोरोसिटी. थर्ड प्रॉपर्टी इज पोरोसिटी. तो ये भी हमको ये बताता है कितने पोर्स हैं ना, कितने पोर्स हैं, मतलब कि वो सॉइल कितनी डेंसिफाई हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल. यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल. सो वॉल्यूम ऑफ void upon volume of soil, and it is denoted by a term called, so volume of void upon volume of soil. अब इसकी लिमिट्स देखेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ void और वॉल्यूम ऑफ सॉइल. इसकी लिमिट देखेंगे. अगेन void की कोई मतलब 0 नहीं हो सकता. सो इट इज ऑलवेज इट्स लिमिट
इक्वल टू 0 2। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, यू हैव टू कंसीडर हियर वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पे नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब पूरा हमने वो बॉल इमेजिन किया है कि पूरा हमने बॉल में जो सॉइल है तो वो उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमेशा ही कम होगी। क्यों? क्योंकि वॉइड्स को हटा देंगे तो क्या बचेगा? सॉलिड बचेगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमेशा ज्यादा होगा। ये जो डिनोमिनेटर है ज्यादा होगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी यूनिटी नहीं हो सकता, यूनिटी से कम होगा। सो इट इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर करते नहीं होते हैं। ठीक, सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इतना आपको समझ में आ गया तो साथ ही में हम कुछ 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो भी कर देते हैं। So important relations. Important relations. Important relations. These are very much important. ठीक है, तो पहला हम देखिएगा डेरिवेशन। वी नो दैट वॉइड रेशियो E इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब मैं इन नोटेशन से एक्सप्लेन करूंगी ना। अब हम ऐड करेंगे 1 बोथ द साइड, एडिंग 1 बोथ द साइड। So 1 plus E will be equal to volume of void, volume of solid plus 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेंगे। So 1 plus E is equals to volume of void plus volume of solid upon volume of solid. This volume of void प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हियर विल सी ये पूरा क्या बना के दे रहा है हमको? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस E इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके न्यूमेरिकल मेंस में भी आते हैं, तो मेंस तक की प्रिपरेशन हो रही है आपकी। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बिटवीन E एंड पोरोसिटी। हमें वी नो N इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमको पता है पोरोसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ 1 से डिवाइड कर दें तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ये कैसे हुआ? तो ये पूरे टर्म को हमने 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल किया। ठीक है, ये ऐसा हुआ। इसके कारण वॉल्यूम ऑफ सॉइल और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये वाला जो टर्म है ये उठ के ऊपर चला गया, क्योंकि हमने 1 से दोनों तरफ डिवाइड किया, है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल को क्या लिख सकते हैं अपन? वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड।
और वॉल्यूम ऑफ वॉइड एज इट इज रहेगा. सो 1/n इज इक्वल्स टू, है ना. अब यहाँ पे हम डिवाइड सेपरेट कर दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड. Now 1/n is equals to 1 plus volume of void upon volume of solid, है ना. is equals to volume of void upon volume of solid. लेकिन यहाँ पे volume of void नीचे, तो ये क्या हो जाएगा 1/e हो जाएगा. 1/e is equals to 1/n minus 1, इसको यहाँ ट्रांसफर किया is equals to 1/e. ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगा. नाउ हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे. 1 minus n upon n is equals to 1/e. So e is equals to n upon 1 minus n. ये इम्पोर्टेंट है रिलेशन बिटवीन e एंड n. अब अगर हमको ये n का टर्म इस साइड चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से या यहाँ कहीं से भी हम केवल n का टर्म निकालेंगे. तो अगर हम यहाँ से इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद एक ये पूरा डेरिवेशन हो गया. अब एक डेरिवेशन यहाँ पे देख लीजिए आप लोग. अब यहाँ पे हमको e निकालना है. सो 1/n is equals to 1 plus 1/e. मैंने एज इट इज पहले कॉपी किया, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग. अब यहाँ पे हम एलसीएम निकाल देंगे. 1 plus e/e हो जाएगा. इसका रेसिप्रोकल पता 1 से डिवाइड कर देंगे, तो n is equals to e/1 plus e. ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया. n is equals to e/1 plus e. सो ये वाली टर्म और ये रिलेशन, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं. फर्स्ट डे आज के दिन का काफी है. आगे की इंडेक्स प्रॉपर्टीज, आगे की न्यूमेरिकल्स, केमिकली, वेदर, सॉइल, ये सब हम कल करेंगे. सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो. आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं. और आप ये लेक्चर्स डेली फॉलो करें तो आपको काफी हेल्प होगी. और आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको मिल जाए और आपका एक जो पूरा रूटीन है, एक जो पूरा रिदम है वो टूटे ना. क्योंकि अगर आप एक भी लेक्चर मिस करते हैं तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम होगी समझने में. और आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए. बिकॉज मैं ऐसा पढ़ाऊंगी कि ये सेमेस्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो सोच रहा है सिविल इंजीनियरिंग लेने के लिए, तो वो सबके लिए हेल्पफुल होगा. सो आई होप कि आज आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा हो. अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आपको कोई चीज समझ ना आए तो आप प्लीज मुझे बताइए. आई विल इम्प्रूव डेफिनेटली. और अपने से बड़ों का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, जम के पढ़ाई करिए. ओके.